हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास थर्ड ऑफ फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो इसके पहले ऑलरेडी हम तीन क्लास डिस्कस कर चुके हैं। क्लास नंबर 00 यानी कि इंट्रोडक्शन की क्लास, क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इसके पहले वाले क्लास में हमने जो है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें हमने स्पेशली एफएसएसएआई के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट का चैप्टर नंबर 2 डील करता है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इस क्लास नंबर 3 में भी हम एफएसएसएआई के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि जो चैप्टर नंबर 2 है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का, उसमें जो नंबर ऑफ सेक्शंस जो हैं वो सेक्शन नंबर 04 से सेक्शन नंबर 17 है। क्लास नंबर 2 में हमने सेक्शन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम सेक्शन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट का सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 8 में मेंशन किया गया है रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में, यानी कि चेयरपर्सन जो है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने और चेयरपर्सन के बारे में, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कौन पर्सन होता है जिसको हम एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये सारी बातें हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस करी थी। बट यहाँ पर एक प्रोविजन और देखने को मिलता है सेक्शन नंबर 8 में, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। जो पीछे हमने पढ़ा था, एक तो चेयरपर्सन होगा, इसके साथ ही साथ 22 मेंबर होते हैं फूड अथॉरिटी में, तो उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर एक्ट में उनके रिमूवल को लेकर के भी प्रोविजंस रखे गए हैं। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 8 का सब सेक्शन नंबर 1 है, वो ये बताता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो हमने पीछे पढ़ा था, उसका जो सबसेक्शन 1 आपने पढ़ा था, उसमें जो कुछ भी मेंशन है उसमें लिखे होने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर रिमूव फ्रॉम ऑफिस द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर इफ द चेयरपर्सन और एज द केस मे बी सच अदर मेंबर। यहाँ पे देखो, कहने का मतलब ये है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, ये अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पर ये लिखा है, इसका मतलब इसके पहले जो कुछ भी लिखा था उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, बट यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये अथॉरिटी है कि वो चेयरपर्सन को रिमूव कर सकती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी सिचुएशन है, जैसे कि पहला यहाँ पर मेंशन किया गया, हैज बीन एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, उस कंडीशन में चेयरपर्सन को रिमूव कर किया जा सकता है ऑफिस से। ठीक है, उसके बाद में हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस which opinion of the central government involves moral turpitude। ठीक है, तो अगर उसको कन्विक्टेड पाया जाता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिमूव कर सकती है। उसके बाद में हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ मेंबर। तो यहाँ पर जो मेंबर की बात हो रही है, उनके केस में ये हो सकता है कि अगर वो जो भी मेंबर्स हैं वो फिजिकली या फिर मेंटली इनकैपेबल हैं, जो भी अपना वर्क वो परफॉर्म कर रहे थे, इनकैपेबल हैं उस ऑफिस को होल्ड करने में, तो उस केस में इनको रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद में हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली हिज फंक्शन एज अ मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट दिखता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्चुअल जो वर्क होता है उसको परफॉर्म करने में वो असमर्थ है, यहाँ पर फाइनेंशियल अगर इंटरेस्ट किसी का भी दिखता है, तो इस केस में उस मेंबर को यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है। तो हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट एज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली हिज फंक्शन, यानी कि उसके फंक्शन को अगर वो अफेक्ट करता है, अगर वो उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से जो उसका वर्क परफॉर्मेंस है जिसके लिए उनको अपॉइंट किया गया था, अगर उसमें आप देखोगे कि कोई इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिमूव कर सकती है। उसके बाद में ई पॉइंट है यहाँ पर कि हैज so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो चेयरपर्सन हो, अगर उसने अपने पद का
गलत उपयोग किया है, यानी कि उसका दुरुपयोग किया है, और इस हद तक उसको दुरुपयोग किया है कि जिसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है अगर उनको कंटिन्यूएशन में रखते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर चेयरपर्सन ने या फिर जो भी मेंबर्स हैं उनने अपने पद का गलत दुरुपयोग किया है, गलत तरीके से उसका उपयोग किया है, और इस हद तक किया है कि अगर और ज्यादा आगे चीजें बढ़ेंगी तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीजें आगे चल करके बहुत ज्यादा गलत प्रभाव डाल सकती हैं, तो इस वजह से उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 2 में, यानी कि सेक्शन नंबर 8 की सब सेक्शन नंबर 2 में कुछ बात लिखी गई है कि नो मेंबर शैल बी रिमूव्ड अंडर क्लॉज डी और ई ऑफ सब सेक्शन 1 अनलेस he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट नंबर डी है, यानी कि क्लॉज नंबर डी, सेक्शन नंबर 8 का सब सेक्शन नंबर 1 का क्लॉज नंबर डी एंड क्लॉज नंबर ई, दोनों में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं रिमूवल को लेकर के, उस केस में यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में ये बोला जा रहा है, यानी कि सब सेक्शन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि इस केस में तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता है जब तक उनको एक अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, यानी कि जो भी मेंबर्स हैं उनको पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, बीइंग हियर्ड इन द मैटर, यानी कि उस मैटर में अपनी बात रखने के लिए उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौका दिया जाएगा, उसके बाद में ही उनको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, आई होप अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर 9 हमारे सामने है, ये कहता है कि ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ द फूड अथॉरिटी, इनके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि देयर शैल बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी, तो यहाँ पर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा फूड अथॉरिटी का। ठीक है, जिसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, तो वो जो ऑफिसर होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगा कि वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे रैंक का नहीं होगा। हु शैल बी द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, इसके साथ ही साथ वो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द फूड अथॉरिटी भी होगा, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, उसके बाद में लिखा गया है कि द फूड अथॉरिटी may, with the approval of the central government, determine the number, nature and categories of other officers and employee required to the food authority in the discharge of its function। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि चेयरपर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा फूड अथॉरिटी में अदर ऑफिसर्स भी होंगे। जैसे जैसे एफएसएसएआई को इनकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्ट में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं, जो भी फंक्शंस लिखे गए हैं, उन फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के लिए, जो भी वर्क है, जो भी फंक्शंस हैं उनके डिस्चार्ज के लिए यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स या फिर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो एफएसएसएआई टाइम टू टाइम उनका अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं जैसे कि असिस्टेंट होते हैं, और आप देखोगे कि आईटी मैनेजर वगैरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट एफएसएसएआई करेगा। ठीक है, और जो सैलरी एंड अलावेंसेस पेबल टू द अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर अदर ऑफिसर एंड द अदर एम्प्लॉयज shall be such as may be specified by regulation by the food authority with the approval of the central government। तो सैलरी वगैरह जो है वो एफएसएसएआई डिसाइड करेगा विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बातें सब एक्ट में मेंशन करी गई थी। उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फंक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, पर्टिकुलरली फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को जो इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, वो सारा काम जो होता है कौन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है, और ऑल ओवर इंडिया में एक तरीके से इनका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि पूरे कंट्री में जो फूड सेफ्टी का कंट्रोल है वो एक कैंडिडेट के अंडर में है, एक ऑफिसर के अंडर में है, जिसको हम कह सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी। यानी कि जितने भी स्टेट फूड अथॉरिटी हैं, सपोज चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की फूड अथॉरिटी हो, चाहे वो हरियाणा, चाहे राजस्थान और चाहे तेलंगाना, किसी भी स्टेट की फूड अथॉरिटी हो, वो किसके अंडर में आएगी, वो आएगी एफएसएसएआई के अंडर में। और एफएसएसएआई को कौन इस समय जो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में है, वो होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के
हाथ में, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा वो यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। उसके बाद में एक ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो पूरे इंडिया में इस इतनी पावर्स होती है उसके पास में कि वो सारे ही ऑफिसर्स को हैंडल करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है सेक्शन नंबर 10 के सब सेक्शन नंबर 1 में कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पावर के बारे में बता रहे हैं, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑफ द फूड अथॉरिटी एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक तो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा फूड अथॉरिटी का उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद में ड्राइंग अप ऑफ प्रपोजल फॉर द फूड अथॉरिटीज वर्क प्रोग्राम इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी के साथ में आप देखोगे कि जो भी फूड अथॉरिटीज के जो वर्क प्रोग्राम्स होते हैं उनके बीच में जो भी कंसल्टेशन वगैरह होती है उन सब में इनका काम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। उसके बाद में इम्प्लीमेंटिंग द वर्क प्रोग्राम एंड द डिसीजन अडॉप्टेड बाय द फूड अथॉरिटी। अब फूड अथॉरिटी में बहुत बहुत जो कमिटीज हैं, उसके बाद में चेयरपर्सन है, जो लोग भी आपस में जो डिसीजंस लेते हैं और या फिर कोई वर्क प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है। ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर जो अदर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद में वो ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर यहाँ पर इंश्योरिंग द प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएट साइंटिफिक टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फॉर द साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हो कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो काम होता है एक तरीके से वो साइंटिफिक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल के लिए, ठीक है। Ensuring that the food authority carries out its tasks in accordance with the requirements of its user, in particular with regards to the adequacy of the service provided and the time taken, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ और क्या क्या काम है, और क्या क्या काम है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक बार बस आप रीड कर लोगे, एटलीस्ट आपको पता होगा कि जब कल को आप एफएसओ बन जाओगे या फिर असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो कहीं पर, तब भी आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं यही आपके ऊपर हेड करेंगे, ठीक है। तो इंश्योरिंग दैट द फूड अथॉरिटी कैरीज आउट इट्स टास्क इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स यूजर, ठीक है। तो ये सब एक तरीके से इंश्योर करना होता है कि जो भी काम प्रॉपरली हो रहा है वो सब अकॉर्डिंग टू द जो शेड्यूल है, जिसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ बजट ऑफ द फूड अथॉरिटी। तो फूड अथॉरिटी यानी एफएसएसएआई का जो अपना बजट होता है उसके लिए ये प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि जो रेवेन्यू हुआ है, इसके साथ ही साथ एक्सपेंडिचर क्या है और उसका एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट जो होता है, ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कौन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है। उसके बाद में डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉन्टेक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर द इंश्योरिंग अ रेगुलर डायलॉग विद इट्स रिलेवेंट कमिटीज, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टच में रहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि एवरी ईयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल सबमिट द फूड अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। तो हर साल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को क्या सबमिट करना होता है, कुछ फाइल कुछ वर्क्स वगैरह जो होते हैं उनकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर अ जनरल रिपोर्ट कवरिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फूड अथॉरिटी इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जो पिछला साल है उसमें फूड अथॉरिटी की जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद में जो भी प्रोग्राम्स हैं होने हैं, प्रोग्राम्स ऑफ वर्क, जो भी इवेंट्स होने हैं उनकी एक रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो एनुअल अकाउंट्स फॉर द प्रीवियस ईयर है उसको यहाँ पर सबमिट करना होता है। इसके साथ ही साथ बजट फॉर द कमिंग ईयर, तो कमिंग ईयर आने वाला जो साल है उसके लिए जो बजट की प्रिपरेशन कौन करता है, एफएसएसएआई के लिए ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेल फॉलोइंग अडॉप्शन बाय द फूड अथॉरिटी फॉर, उसके बाद में फॉरवर्ड द जनरल रिपोर्ट एंड द प्रोग्राम्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव देम पब्लिश। कहने का मतलब है जो भी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं, अगर कोई मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं तो उसको इनको फॉरवर्ड करना होता है बाय द फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी के द्वारा जो फॉरवर्ड किए जाते हैं उसके बाद में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किए जाते हैं जिससे वो इसको पब्लिश कर सके अपने अपने जुरिस्डिक्शन में, और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, ठीक है।
फिर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल अप्रूव ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होते हैं फूड अथॉरिटी के अंदर में, उन सभी को अप्रूव करना होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। उसके साथ ही साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में आगे हम देखेंगे। तो हर एक स्टेट में, हमारे यहाँ पे जितने स्टेट हैं, हर एक स्टेट में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है जो उसके टाइम टू टाइम जो पावर्स होती हैं उनको एक्सरसाइज करने का काम कौन करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द ऑफिसर एंड द अदर एम्प्लॉयज ऑफ द फूड अथॉरिटी। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है। जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर, यानी कि जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, या फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, इन सभी के ऊपर एक तरीके से क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। इसके साथ ही साथ जो अदर एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर भी इसका कंट्रोल होता है, चाहे वो फूड एनालिस्ट हो, चाहे वो टेक्निकल ऑफिसर हो, चाहे वो असिस्टेंट की पोस्ट पे हो, सभी के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके बाद में हम सेक्शन नंबर 11 के बारे में देखेंगे। तो सेक्शन नंबर 11 सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में बताता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी भी। इसके बारे में देखो क्या क्या मेंशन किया गया है कि जो द फूड अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ कमिटी टू बी नोन एज सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। यानी कि जो फूड अथॉरिटी है, एफएसएसएआई है, वो बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश करेगी एक कमेटी को, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। अब सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे? देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है शैल कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स, ठीक है। उसमें 2 मेंबर्स होंगे जो ईच टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री, इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर, कंज्यूमर्स और रिलेवेंट रिसर्च बॉडीज, फूड लेबोरेटरीज एंड ऑल फूड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। इसके साथ ही साथ द चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी शैल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो दो मेंबर होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को। इसके साथ ही साथ जो चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी होगा शैल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर। यानी कि साइंटिफिक कमिटी के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, और उस साइंटिफिक कमिटी का जो चेयरपर्सन होगा वो इस सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का मेंबर भी होगा। इसी वजह से उसको एक्स ऑफिशियो मेंबर बोलेंगे, क्योंकि वो साइंटिफिक कमिटी जो है उसका चेयरपर्सन है। इसके साथ ही साथ वो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का मेंबर भी है। आई थिंक अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होता है वो एक टाइम पे 2 ऑफिसर्स को होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ और रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया, कंज्यूमर अफेयर्स हो गया, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गया, हेल्थ पंचायती राज हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए, और ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फार्मर्स शैल बी इन्विटीज टू द डेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। यानी कि इन सभी लोगों को भी इनवाइट किया जाएगा। जो हमारा डिस्कशन होता है, जो विचार विमर्श वगैरह होता है, उसके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, इनको भी यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। अब ये जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है इसका जो चेयरपर्सन होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। इसी वजह से इसको एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बोलेंगे, क्योंकि एक टाइम पे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है एफएसएसएआई का। इसके साथ ही साथ वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का चेयरपर्सन भी है। तो एक टाइम पे 2 ऑफिसर्स को होल्ड कर रहा है, इस वजह से उसको एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 12 आता है हमारे सामने, जिसमें बताया गया है फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के क्या क्या फंक्शंस होंगे उनको हम देख लेते हैं। पहला तो ये है कि द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी शैल इंश्योर क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन द फूड अथॉरिटी एंड द इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड रिकॉग्निशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द फील्ड ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ये जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी एक तरीके से क्लोज कोऑपरेशन इंश्योर करेगी बिटवीन द फूड अथॉरिटी और इन्फोर्समेंट एजेंसी। आप ये बोल सकते हो कि एफएसएसएआई
इसके साथ ही साथ जो स्टेट फूड अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो स्टेट फूड अथॉरिटी होती है, उनके बीच में क्लोज कोऑपरेशन का काम कौन करेगा? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी करेगी। आप ये कह सकते हो कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो फूड को लेकर के एक रिलेशन बिल्ड करना होता है, वो काम सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में ये मेंशन है कि जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी शैल एडवाइज द फूड अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी एडवाइज करेगी फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई को ऑन कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक तो यहाँ पर ये है कि द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज अंडर द सेक्शन एंड द पर्टिकुलर इन ड्राइंग अप ऑफ प्रपोजल फॉर द फूड अथॉरिटी, यानी कि फूड अथॉरिटी के जो प्रॉपर जो ड्यूटीज होंगी इसकी, इसके साथ ही साथ जो वर्क प्रोग्राम्स है फूड अथॉरिटी के, इनको लेकर के सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी एफएसएसएआई को क्या करेगी? एडवाइस करेगी। इसके साथ ही साथ ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम है उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, कौन सा वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर एडवाइस करेगी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। उसके बाद में आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर ये एडवाइस करेगी। इसके साथ ही साथ पुलिंग ऑफ नॉलेज, यानी कि नए नॉलेज को कैसे लाया जाए और कैसे इंप्लीमेंट किया जाए जिससे नया इनोवेशन हो सके। उसके बाद ही में सच अदर फंक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, अगर रेगुलेशन में कुछ अलग फंक्शंस मेंशन किए जाते हैं तो उन पे भी यहाँ पर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी एडवाइस करेगी फूड अथॉरिटी को। उसके बाद में द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी शैल मीट रेगुलरली एट द इन्विटेशन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी or at the request of at least 1/3 of its member and not less than 3 times a year, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी, वो एक तरीके से मीटिंग्स वगैरह करेगी एट द इन्विटेशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा उसके इन्विटेशन पे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी? रेगुलर मीटिंग्स वगैरह करेगी। और यहाँ पर और एट द रिक्वेस्ट ऑफ एटलीस्ट 1/3 इट्स मेंबर वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मीटिंग्स है वो नॉट लेस देन 3 टाइम अ ईयर, मतलब 3 बार कम से कम एक साल में कंडक्ट होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 13 आता है हमारे सामने। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर साइंटिफिक पैनल के बारे में। तो साइंटिफिक पैनल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाने में, तो इस बारे में हम यहाँ पर अब बात करेंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक पैनल के बारे में जब हम पढ़ें तो यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो द फूड अथॉरिटी शैल इस्टेब्लिश साइंटिफिक पैनल विच शैल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, ठीक है। तो साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे इसमें, और जो फूड अथॉरिटी होगी, ठीक है, फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई इस्टेब्लिश करेगा साइंटिफिक पैनल को, विच शैल कंसिस्ट ऑफ अ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, ठीक है, विच शैल कंसिस्ट ऑफ अ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि जब स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत रिसर्च की जरूरत होती है जब फूड स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। उसके बाद में जो साइंटिफिक पैनल सेल इनवाइट्स द रिलेवेंट इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव इन इट्स डेलिब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइंटिफिक पैनल है वो इनवाइट करेगा जो रिलेवेंट इंडस्ट्री या फिर कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इन इट्स डेलिब्रेशन, जिससे वहां पर डिस्कशन कर सकेंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी स्टैंडर्ड्स बनाना है उसको लेकर के, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से इनको इनवाइट करते हैं, जैसे रिलेवेंट इंडस्ट्री और कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिससे उस पर डिस्कशन किया जा सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1, ठीक है, द फूड अथॉरिटी में इस्टेब्लिश एज मैनी साइंटिफिक पैनल एज इट कंसिडर्ड नेसेसरी इन एडिशन टू द पैनल ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सबसेक्शन नंबर 1 है, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि जो फूड अथॉरिटी है वो चाहे जितने भी साइंटिफिक पैनल को बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी साइंटिफिक पैनल को चाहे वो इस्टेब्लिश कर सकती है फूड अथॉरिटी, जितने की भी जरूरत हो। वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिन पे यहाँ पर साइंटिफिक पैनल बनाए जा सकते हैं, जैसे कि फूड एडिटिव्स को लेकर के, फ्लेवरिंग को लेकर के, प्रोसेसिंग एड्स और मटेरियल इन कांटेक्ट विद फूड, इन सभी को लेकर के साइंटिफिक पैनल बनाए जा सकते हैं। पेस्टिसाइड एंड एंटीबायोटिक्स रेसिड्यू को लेकर के साइंटिफिक पैनल बनाए जा सकते हैं। इन पे ऑलरेडी बहुत सारे साइंटिफिक पैनल बन चुके हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे 21 साइंटिफिक पैनल हैं एफएसएसएआई में, ठीक है। ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं आगे, ठीक है।
जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड फूड को लेकर के। उसके बाद में फंक्शनल फूड हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, डाइटेटिक्स प्रोडक्ट्स हो गया एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट, इन सभी पे साइंटिफिक पैनल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल हजार्ड है, कंटामिनेंट्स इन फूड चेन है, लेबलिंग है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस है, इन सभी पे साइंटिफिक पैनल बनाए जा सकते हैं। द फूड अथॉरिटी may from time to time reconstitute the scientific panel by adding new member or by omitting the existing member or by changing the name of the panel as the case may be। यानी कि फूड अथॉरिटी के पास में पूरी अथॉरिटी है, वो किसी भी पैनल को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, उसमें से रिमूव कर सकते हैं, जैसे जरूरत हो वो यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन नंबर 14 है हमारे सामने, जिसमें हम साइंटिफिक कमिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक कमिटी क्या होती है? द फूड अथॉरिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट साइंटिफिक कमिटी। साइंटिफिक कमिटी को भी कौन बनाएगा? फूड अथॉरिटी बनाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे हम पीछे देख रहे थे, कभी कभी कुछ चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आ रहा था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आ रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी कुछ कमिटीज बनाती है और कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ कमिटी है जिनका डायरेक्टली अपॉइंटमेंट फूड अथॉरिटी करती है। तो ऑप्शंस में यही चीजें डाली जाती हैं कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, एफएसएसएआई करता है। तो यहाँ पे मेन कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है साइंटिफिक कमिटीज के बारे में कि जो फूड अथॉरिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट साइंटिफिक कमिटी विच शैल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक पैनल एंड 6 independent scientific expert not belonging और affiliated to any of the scientific panel। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइंटिफिक कमिटी होगी उसमें कौन कौन होगा? ठीक है, तो जो चेयर पर्सन ऑफ साइंटिफिक पैनल होंगे, हमने पीछे साइंटिफिक पैनल पढ़ा था, जितने भी साइंटिफिक पैनल होंगे उन सभी साइंटिफिक पैनल के जो चेयर पर्सन होंगे वो साइंटिफिक कमिटी के मेंबर होंगे। इसके साथ ही साथ 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे जो नॉट बिलोंगिंग और नॉट एफिलेटेड टू द एनी साइंटिफिक पैनल, यानी कि उनका साइंटिफिक पैनल से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे कौन कौन होंगे। उसके बाद में साइंटिफिक कमिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक ओपिनियन टू द फूड अथॉरिटी। इसका काम होगा साइंटिफिक ओपिनियन प्रोवाइड करना। एंड शैल हैव द पावर वेयर नेसेसरी और ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक हेयरिंग। तो इन सभी मैटर्स पे साइंटिफिक कमिटी क्या करेगी, यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, साइंटिफिक कमिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल कोऑर्डिनेशन नेसेसरी टू इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ द साइंटिफिक ओपिनियन प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर with regard to the adoption of work producers। उसके साथ ही साथ एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ द वर्किंग मेथड ऑफ द साइंटिफिक पैनल। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जो साइंटिफिक कमिटी होगी वो उसकी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी? फॉर द जनरल कोऑर्डिनेशन नेसेसरी टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द साइंटिफिक ओपिनियन प्रोसीजर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे जो साइंटिफिक पैनल होता है, साइंटिफिक पैनल तो काम करता ही करता है, उसके साथ में एक हार्मोनाइजेशन बैठाने के लिए, एक तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, इस तरीके से काम करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साइंटिफिक कमिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे साइंटिफिक कमिटी जो होती है एक तरीके से एडवाइस करती है साइंटिफिक पैनल को, जहां साइंटिफिक पैनल को जरूरत होती है वहां वो साइंटिफिक कमिटी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आपस में मिल करके कभी कभी काम करते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक कमिटी शैल प्रोवाइड ओपिनियन ऑन मल्टी सेक्टरल इशू falling with the competence of more than one scientific panel and on issue which do not fall within the competence of the any scientific panel। यानी कि कोई ऐसा मल्टी सेक्टरल अगर इशू है तो वहां पर साइंटिफिक कमिटी प्रोवाइड करेगी अपना ओपिनियन। इसके साथ ही साथ जो साइंटिफिक कमिटी है, अगर कोई ऐसा इशू है जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि साइंटिफिक पैनल के दायरे में नहीं आता है, उससे बाहर है, उसकी कॉम्पिटेंसी से बाहर है, तो उस केस में साइंटिफिक कमिटी वहां पर अपना ओपिनियन प्रोवाइड करेगी। Whereas the necessary and particularly in case of the subject which do not fall within the competence of the any scientific panel, the scientific committee shall set up working group and in such cases it shall draw on the expertise of those working group when establishing scientific opinion। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे केसेस हैं, अगर वो साइंटिफिक पैनल के
अंडर में नहीं आते हैं, उसके अंडर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी से बाहर है, तो वहां पर साइंटिफिक कमिटी एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं, एक वर्किंग ग्रुप को बनाएगी। उसके साथ ही साथ उस पर आप बाद में उस पर डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक है, वो एक्सपर्ट्स की एक टीम होगी जिसको स्टैब्लिश किया जाएगा, वो अपना अपना साइंटिफिक ओपिनियन वहां पर दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन नंबर 15 है। सेक्शन नंबर 15 बताता है प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल। तो इसको हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। द मेंबर ऑफ द साइंटिफिक कमिटी हु आर नॉट द मेंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल एंड द मेंबर ऑफ द साइंटिफिक पैनल शैल बी अपॉइंटेड बाय द फूड अथॉरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो मेंबर ऑफ साइंटिफिक कमिटी होंगे, जिसमें से हु आर नॉट मेंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल, जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे साइंटिफिक कमिटी के, एंड द मेंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल शैल बी अपॉइंटेड बाय द फूड अथॉरिटी। इनका अपॉइंटमेंट फूड अथॉरिटी करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा, विच शैल बी रिन्यूएबल फॉर सच पीरियड एंड द वैकेंसी नोटिस शैल बी पब्लिश्ड इन द रिलेवेंट लीडिंग साइंटिफिक पब्लिकेशन एंड ऑन द फूड अथॉरिटीज वेबसाइट फॉर अ कॉल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपली ये है, फूड अथॉरिटी इनका अपॉइंटमेंट करेगी, इसके साथ ही साथ जब वैकेंसी होंगी तो उसके एडवर्टाइजमेंट किए जाएंगे लीडिंग साइंटिफिक पब्लिकेशंस में और फूड अथॉरिटी के वेबसाइट पे, जिससे उनको बुलाया जा सके और उनके इंटरेस्ट को देखा जा सके और फिर उनको इनका मेंबर बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद में क्या यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, जो साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल सच ईच चूज अ चेयरपर्सन फ्रॉम अमंगस्ट देयर मेंबर। ठीक है, तो जो साइंटिफिक कमिटी है और जो साइंटिफिक पैनल है वो अपना चेयरपर्सन यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जो भी उनके मेंबर्स हैं उनमें से। उसके बाद में साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल शैल एक्ट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ देयर मेंबर एंड द व्यूज ऑफ मेंबर्स शैल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, उसके बाद में द प्रोसीजर फॉर द ऑपरेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल शैल बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। तो जो प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ जो साइंटिफिक कमिटी होता है एंड द साइंटिफिक पैनल होता है शैल बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। जो एफएसएसएआई जो टाइम टू टाइम रेगुलेशन निकालता है उसके अकॉर्डिंग इसको स्पेसिफाई करेंगे। तो ये आपने देखा यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स दिए गए हैं, इनमें कुछ खास नया नहीं है जिसमें डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस बने। ठीक है, ये मेनली प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमिटी साइंटिफिक पैनल, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी। ठीक है, तो फूड अथॉरिटी जो है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, इनको जब हम देख लेंगे यहाँ पर तो हमें एफएसएसएआई की वर्किंग के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द फूड अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड एंड एज टू इंश्योर सेफ एंड होलसम फूड। तो फूड अथॉरिटी का एफएसएसएआई का ये काम है एक तरीके से रेगुलेट करना और मॉनिटर करना मैन्युफैक्चर को, प्रोसेसिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड सेल को और इम्पोर्ट ऑफ फूड को, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से रेगुलेट करना। दूसरा पॉइंट है विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द फूड अथॉरिटी मे बी रेगुलेशंस स्पेसिफाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसेक्शन नंबर 1 है इसको ध्यान में रखते हुए कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पे यहाँ पर फूड अथॉरिटी में बाय रेगुलेशन स्पेसिफाई, रेगुलेशन के द्वारा वो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो बताया गया है कि द स्टैंडर्ड्स एंड द गाइडलाइंस इन रिलेशन टू आर्टिकल ऑफ फूड एंड स्पेसिफाइंग एंड अप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर इन्फोर्सिंग वेरियस स्टैंडर्ड नोटिफाई अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हम चीजें पढ़ते चल रहे हैं ये सारे ड्यूटीज और फंक्शंस हैं फूड अथॉरिटी के, ध्यान रहे। तो कहने का मतलब है जो स्टैंडर्ड्स और इसको लेकर के जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, ठीक है, टू द आर्टिकल ऑफ फूड एंड स्पेसिफाइंग एन अप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर इन्फोर्सिंग वेरियस स्टैंडर्ड। तो क्या होता है, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको क्या करना है, इन्फोर्स करना है। उनको इन्फोर्स करने के लिए जो अप्रोप्रिएट सिस्टम की जरूरत होती है उसको लेकर के भी यहाँ पर एक्ट के अंदर जो भी चीज़ें प्रोविजंस लिखे गए उसके अकॉर्डिंग रेगुलेशंस बनाएगी फूड अथॉरिटी, उसके अकॉर्डिंग रेगुलेशंस बनाएगी, उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस वगैरह जो बनाई जाएंगी उसके अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, बस अभी आप इतना समझ लो। उसके बाद में द लिमिट फॉर यूज ऑफ फूड एडिटिव्स, क्रॉप कंटामिनेंट्स,
पेस्टिसाइड्स, रेसिड्यू ऑफ वेटनरी ड्रग, हैवी मेटल्स, प्रोसेसिंग एड्स, माइकोटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस हो गया एंड इरेडिएशन ऑफ फूड। ठीक है, इन सभी को लेकर के लिमिट्स वगैरह डिसाइड करना, मेनली हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स बनाना। फूड एडिटिव्स हो गए, इन सभी के लिए पेस्टिसाइड, इन सभी के लिए स्टैंडर्ड्स बनाना और इनकी लिमिट को स्पेसिफाई करना, कितना अमाउंट में इनको यूज करना है, ये सारा काम किसका होगा, एफएसएसएआई का होगा। द मैकेनिज्म एंड गाइडलाइन फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज इंगेज्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ द फूड अथॉरिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फूड बिजनेस। ठीक है, तो इन सबको लेकर के द मैकेनिज्म एंड गाइडलाइंस फॉर एक्रेडिटेशन जो होगा वो कौन बनाएगा, फूड अथॉरिटी बनाएगी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जनरली आपको पॉइंट में पता होना चाहिए कि फूड अथॉरिटी का ये फंक्शन है या नहीं है, बस। उसके बाद में द प्रोसीजर एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड इम्पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो इसको लेकर के क्या प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर एंड इन्फोर्समेंट की दो पॉइंट की बात हो रही है, ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के एंड इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड इम्पोर्ट इनटू इंडिया। ठीक है, अगर कोई आर्टिकल ऑफ फूड इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया में, उसको लेकर के क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको किया जाएगा, तो ये सारी चीजें किसको बनाना होगा, ये रेगुलेशन के द्वारा कौन स्पेसिफाई करेगा, फूड अथॉरिटी। द प्रोसीजर एंड गाइडलाइन फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरी, ये भी एफएसएसएआई का काम है। ठीक है, जो फूड लेबोरेटरी होती है उनका एक एक्रेडिटेशन का एक प्रोसेस होता है, जैसे एनएबीएल के द्वारा, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरी जो होता है, उसके लिए इनको सर्टिफिकेशन लेना होता है। और उसके अलावा क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं एक फूड अथॉरिटी को रन करने के लिए, यानी कि फूड लेबोरेटरी को रन करने के लिए, फूड लैब को चलाने के लिए, वो सब कहाँ से आएगा, एफएसएसएआई उसको स्पेसिफाई करेगा। द मेथड ऑफ सैंपलिंग है, उसको कौन स्पेसिफाई करेगा, एफएसएसएआई। एनालिसिस एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं और सेंट्रल है उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करना है, मेथड ऑफ सैंपलिंग है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, एफएसएसएआई डिसाइड करेगा। उसके बाद में कंडक्ट सर्वे ऑफ इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट कौन करेगा, एफएसएसएआई करेगा। उसके बाद में फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग क्लेम ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन, ये सब कौन करेगा, फूड लेबलिंग और इन सबको लेकर के रेगुलेशंस कौन बनेगा, एफएसएसएआई बनेगा। द मैनर इन विच एंड द प्रोसीजर सब्जेक्ट टू विच रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कम्युनिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट शैल बी अंडरटेकन, तो इसको लेकर के कौन जो भी रेगुलेशंस वगैरह बनाने हैं, गाइडलाइंस वगैरह बनानी है, कौन बनाएगा, एफएसएसएआई बनाएगा। किसके लिए, जो विच द मैनर, एक मैनर यानी कि प्रोसीजर, इन विच एंड द प्रोसीजर सब्जेक्ट टू विच रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कम्युनिकेशन, इन सबको लेकर कौन करेगा, एफएसएसएआई रेगुलेशन को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, उसके बाद में फूड अथॉरिटी के कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद में सर्च, कलेक्ट और उसके बाद में कोलेट, एनालाइज एंड समराइज द रिलेवेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेटा पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू, तो इसका और क्या काम है, एक तरीके से सर्च, कलेक्ट और इसके साथ ही साथ एनालाइज और समराइज करना किसी रिलेवेंट साइंटिफिक और टेक्निकल डेटा को relating to the food consumption and exposure of individual to risk related to the consumption of फूड। ठीक है, तो इन सबको लेकर के जो हमारे पास में जो डेटा अवेलेबल है, जो साइंटिफिक डेटा और टेक्निकल डेटा अवेलेबल है, उसको एनालाइज करने का कौन काम करेगा, एफएसएसएआई। एफएसएसएआई के पास में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक पैनल है, साइंटिफिक कमिटी है, उन्हीं के द्वारा इस डेटा को एनालाइज किया जाएगा, जिससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। उस इंफॉर्मेशन का हम यूज करके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हजार्ड को कम किया जा सकता है, जिससे हम एक अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। स्टैंडर्ड्स जब बनाएंगे तो कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी का लेवल इंप्रूव होगा, फूड सेफ्टी का लेवल इंप्रूव होगा तो उससे जो हमारा कंज्यूमर है, जो ह्यूमन हेल्थ है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जो फूड की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब होती है। फिर इंसिडेंट एंड प्रीवेलेंस ऑफ बायोलॉजिकल रिस्क हो गया, कंटामिनेंट्स इन फूड हो गया, रेसिड्यू ऑफ वेरियस कंटामिनेंट्स हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमर्जिंग रिस्क हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ रैपिड अलर्ट सिस्टम हो गया। इन सब पे कौन काम करेगा, एफएसएसएआई काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में देख लो आप यहाँ पर, जैसे कि प्रमोट और कोऑर्डिनेट एंड इशू गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजीज जो होती हैं, और उसके बाद में मॉनिटर एंड कंडक्ट द फॉरवर्ड मैसेज ऑन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल रिस्क। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जो रिस्क असेसमेंट को लेकर के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, उनको एक तरीके से प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, इशू गाइडलाइन को इशू करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट, ये सब कौन करेगा,
ये सब फूड अथॉरिटी करेगी। उसके बाद में प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर कुछ हैजार्ड आ जाता है, कोई क्राइसिस आ जाती है, उस टाइम पे जो भी मैनेजमेंट करना है, तो वो मैनेजमेंट कैसे करना है उसको लेकर के साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस की जरूरत होगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा? एफएसएसएआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन with the aim of facilitate a scientific cooperation framework by the coordination of activities। तो ये कुछ जनरल वर्क्स हैं, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग कोऑपरेशन विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी आप देखोगे कि जो हमारी कंट्री में एफएसएसएआई है, उसके बाद में एफएसएसएआई ही इंटरनेशनल लेवल पे हमारे यहाँ से जो फूड सेफ्टी को लेकर के सिंगल रेफरेंस पॉइंट है, तो फूड सेफ्टी को लेकर के एफएसएसएआई ही रिप्रेजेंट करता है इंडिया को अदर इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि टेक ऑल सच स्टेप टू इंश्योर दैट द पब्लिक कंज्यूमर इंटरेस्ट पार्टीज एंड ऑल लेवल ऑफ पंचायत, उसके साथ रिसीव्स रैपिड रिलायबल ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट मेथड एंड मीन्स, ठीक है। तो ये कुछ जनरल वर्क हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। इनको जब आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उन पे आप पढ़ सकते हो, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसा डिटेल में नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद में प्रमोट कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क एंड फूड स्टैंडर्ड अंडरटेकन बाय द इंटरनेशनल गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखोगे कि जैसे कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं, तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, वो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स को लेकर के काम करता है। तो उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम एफएसएसएआई करता है। जब हम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। उसके बाद में प्रमोट कंसिस्टेंसी बिटवीन इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड द डोमेस्टिक फूड स्टैंडर्ड व्हाइल इंश्योरिंग दैट द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अडॉप्शन इन द कंट्री इज नॉट रिड्यूस्ड। उसके बाद में प्रमोट जनरल अवेयरनेस एज टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। तो एफएसएसएआई का आप जनरली मान सकते हो कि जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं फूड सेफ्टी को लेकर के, कोई गाइडलाइन इशू करना, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड्स बनाना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये सब टेक्निकल सपोर्ट देना, ठीक है, साइंटिफिक एडवाइस देना, ये सब किसका काम है? ये सब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है। तो ये सारा काम एफएसएसएआई का है। जो भी उससे डेटा रिसीव हो रहा है, जो भी डेटा फील्ड से जो भी डेटा मिल रहा है, उस साइंटिफिक और टेक्निकल डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद में उस पर रिसर्च करना जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, और उससे उस डेटा का यूज करके अगर कोई थ्रेट कॉज होता है, कोई रिस्क आता है, अगर उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उन पे रिसर्च करना, ये सब काम किसका है? फूड अथॉरिटी का काम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो कुछ प्रोसीडिंग्स दी गई हैं सेक्शन नंबर 17 में। सेक्शन नंबर 17 में कुछ प्रोसीडिंग्स ऑफ फूड अथॉरिटी दी गई हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा खास नहीं है, जैसे कि द फूड अथॉरिटी शैल मीट एट द हेड ऑफिस और एनी ऑफ इट्स office at such time as the chairperson may direct and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business and its meeting, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ना, वो एफएसएसएआई के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोसीडिंग ऑफ फूड अथॉरिटी, यानी कि एफएसएसएआई को जो भी प्रोसीडिंग्स चलानी होगी, जो भी आगे का जो भी इनका कार्यकाल होगा, एफएसएसएआई को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि क्या क्या आपकी वर्किंग्स होंगी, क्या क्या आपकी प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम ये मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करेंगे, ठीक है। एज अ चेयरपर्सन में डायरेक्ट, जो चेयरपर्सन होगा वो डायरेक्ट करेगा कैसे चीजें करनी है। एंड सेल ऑब्जर्व सच रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस को लेकर के जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनको लेकर के यहाँ पर काम किया जाएगा। एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, जिसके द्वारा स्पेसिफाई में रेगुलेशंस में जो भी चीज़ें मेंशन करी गई हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये सारी चीज़ें करी जाएंगी, ठीक है। इफ द चेयरपर्सन इज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, तो उस केस में क्या होगा कि जो एनी अदर मेंबर जो नॉमिनेट किया जाएगा बाय द चेयरपर्सन, वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फूड अथॉरिटी के लिए, खुद के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या है, क्या करना होगा इस सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है
कि ऑल ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो भी मतलब ऑर्डर्स और डिसीजंस होते हैं, तभी आप देखोगे कोई भी नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है तो वहाँ पर देखते हो कोई गाइडलाइंस वगैरह आती हैं तो वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सिग्नेचर जरूर होते हैं नीचे। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं। उसके बाद में द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल टेक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी बट विदाउट अ राइट टू वोट। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जो मीटिंग्स होती है ना एफएसएसएआई की, उसमें पार्टिसिपेट तो कर सकता है बट उसमें वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इनको एक बार देख लेना, आपके माइंड में रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कोई आता है तो आप उसको टिक कर पाओ बस, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 को अपना फिनिश कर लिया है एफएसएसएआई के, ठीक है। बाकी अभी हमें थोड़ा सा स्पीड करके पढ़ना होगा क्योंकि जो लॉ है वो काफ़ी बड़ा है और सारी चीज़ें समझाना, और कम टाइम में कोशिश करेंगे कि जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें अभी आगे डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और आप इसको रिवाइज करके हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट काम आपके लिए ये है कि जो ओरिजिनल लॉ है प्लीज़ आप उसको एक बार रीड जरूर करो, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट एक एक लाइन अगर डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और करीब अगर इस तरीके से बहुत स्लोली चलेंगे तो 15 से 20 क्लासेस, 20 से 25 क्लासेस केवल फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट में चली जाएंगी, ठीक है। बाकी और भी सिलेबस हमें कवर करना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से जितना रिलेवेंट है उतना पढ़ना ज़रूरी है। बाकी आपको एक बार फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।